नमस्कार। पद्य साहित्य इतिहास के पद्य परिचय के भाग 2 में मैं आपको पद्य परिचय का शेष भाग समझाऊंगी। पद्य परिचय का सुबह आपने जो पहला भाग था आपका इस वीडियो का, आपने उसमें पद्य परिचय और उसके मुख्य भेदों का ज्ञान प्राप्त किया था कि पद्य या काव्य क्या है। पद्य हमारा क्या है, ये सुबह भी समझा था आपने। लय, ताल, छंद, यति, गति से युक्त रचना को पद्य कहते हैं। अब इस पद्य के 2 मूल भेद कौन कौन से हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में देख सुनकर आनंद की अनुभूति कराने वाली जो रचना होती है वह दृश्य काव्य होती है। जैसे नाटक, क्योंकि नाटक के अंदर में भी भावनाओं का समावेश होता है। और काव्य क्या है? जो हमारी भावनाओं को प्रेरित करता है। जैसे आपने किसी वीरता के गीत को सुनकर अपने मन में खुद भी देशभक्ति के भाव जागृत करने पड़े। आपने किसी पिक्चर की स्टोरी को देखकर मन में डिसाइड किया, मैं भी सेना में जाऊंगा, मैं भी ऐसे ही देश के लिए शहीद होऊंगा। तो आपका जो ये भाव है, यह उस सिनेमा को, उस पिक्चर को देखकर हुआ, जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो जो हमारी भावना को प्रेरित करने वाली रचनाएं वे सब काव्य हैं। श्रव्य काव्य जिसमें सुनकर और पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कवि सूरदास की रचना है सूरसागर। ये श्रव्य काव्य का एक मुख्य उदाहरण है, क्योंकि सूरसागर में हम श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति सूरदास के विचारों को सुनकर, उनकी कविताओं के पदों को गाकर हम उनके साथ सामीप्य की अनुभूति कर लेते थे। अब श्रव्य काव्य के 2 भेद ये आपने ऊपर पढ़े थे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध जो विशेष रूप से बंधा हुआ काव्य है वह प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसमें प्राउपसर्ग है और बंध माने बंधन। जो विशेष रूप से बंधा रहता है वह प्रबंध काव्य है। अब विशेष रूप से बंधन क्या है? जैसे किसी कहानी को अनेक सर्गों में बांधकर प्रस्तुत करना। जैसे अपनी मातृभूमि के लिए पढ़ा था, वह प्रबंध काव्य था। क्यों? क्योंकि उस खंड काव्य के अंतर्गत आपने प्रथम सर्ग में वो जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनके जीवन का बाल्यकाल, विद्यार्थी जीवन पढ़ा। संघर्ष सर्ग में आपने उनका जीवन के प्रति संघर्ष पढ़ा, राष्ट्र के प्रति संघर्ष पढ़ा, उनकी योजनाएं पढ़ी, उनके कार्यशैली पढ़ी। और अंतिम बलिदान सर्ग में आपने उनका देश के लिए शहीद होने का वृतांत पढ़ा। तो इसीलिए वह प्रबंध काव्य है। एक ही पात्र के जीवन की घटनाओं को जब हम सर्गों में, भागों में बांटकर प्रस्तुत करते हैं वह प्रबंध काव्य कहलाता है। जैसे इससे पिछली वीडियो में आपने श्री रामचरितमानस के बारे में जाना, वह प्रबंध काव्य है। अब प्रबंध काव्य के भी 3 भेद होते हैं। पहला महाकाव्य। महा माने बड़ा, अर्थात एक ऐसा ग्रंथ जो देखने में इतना मोटा होता है, जिसमें 6, 7, 8, 10, 7 कांड या भाग होते हैं, जिसमें कहानी आरंभ से शुरू होकर अंत तक एक धारावाहिक रूप में जुड़ी रहती है, वह महाकाव्य है। महाकाव्य ग्रंथ का जो कथानक है कम से कम 7-8 सर्गों का होता है। उसके जो मुख्य पात्र हैं, जिसे हम नायक कहते हैं, वह धीरोदात्त होते हैं, अर्थात धैर्यशाली होते हैं। उनके अंदर वे सारे गुण होते हैं जो एक श्रेष्ठ, क्या कहना चाहिए, आप नायक में अनुभव करते हैं। जैसे पिक्चर का एक हीरो होता है, उस हीरो में आप क्या देखते हैं? वो लड़ाई बहुत अच्छी कर सकता है, फाइटिंग बहुत अच्छी करता है, वो गीत भी बहुत अच्छे गाता है, वो नाचता भी बहुत अच्छा है, वो खेलता भी बहुत अच्छा है, यानी हर चीज़ में वो ऑलराउंडर है। ऐसे ही आपके महाकाव्य का जो नायक है वह सब पात्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे श्री रामचरितमानस के प्रमुख पात्र श्री राम, वे बालकांड से लेकर आगे उत्तरकांड तक संपूर्ण काव्य ग्रंथ में हैं। और श्री राम का चरित्र अन्य पात्रों से आप तुलना करके देखते हैं तो श्री राम का चरित्र आपको अन्य पात्रों से श्रेष्ठ ही अनुभव होता है।
इस महाकाव्य का एक मुख्य जो विशेषता होती है उसमें क्या है कि शांत, वीर या श्रृंगार रस में से कोई एक रस उसका प्रधान या प्रमुख रस होता है, शेष रस गौण होते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत, पृथ्वीराज रसों का प्रधान रस है वीर, पद्मावत का श्रृंगार रस प्रधान रस है। तो ये महाकाव्य। दूसरा है खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या है? खंड माने टुकड़ा, अर्थात महाकाव्य जो पूरा बड़ा है और खंड माने जो किसी पूरे भाग का एक छोटा सा टुकड़ा है, वह खंड काव्य है। ठीक है। खंड काव्य के अंतर्गत क्या है कि संसार के, यानी संसार के माने हमारे पौराणिक ग्रंथों के, संसार के प्रसिद्ध किसी नायक, प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को, उसके जीवन के एक अंश को जब हम 3 से 5 सर्गों के कथानक में प्रस्तुत करते हैं तो वह खंड काव्य कहलाता है। जैसे बच्चों आप आपके कक्षा 12 में रश्मिरथी खंड काव्य पढ़ेंगे। यह रश्मिरथी खंड काव्य महाकाव्य महाभारत के एक पात्र के जीवन पर आधारित है। कौन सा पात्र है वह? कर्ण। संपूर्ण रश्मिरथी के 7 सर्गों में कर्ण के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। इसके लेखक यानी जो काव्य है तो इसके कवि हुए लेखक नहीं होंगे, तो इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। तीसरा इसका भाग है गीति काव्य। अब गीति काव्य क्या है बच्चों? गीति माने गाया जाने वाला, काव्य माने कविता। एक ऐसी कविता, एक ऐसी रचना जिसमें भावों की प्रधानता तो होती है, कथानक भी होता है, लेकिन वह कथानक सर्गों में, भागों में धारावाहिक रूप से बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि एक लंबी कविता के रूप में लिखा हुआ होता है। इसीलिए इस गीति काव्य को आख्यान गीतिका भी कहते हैं। जैसे आपने झांसी की रानी नामक कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पढ़ी होगी। अब इस झांसी की रानी कविता में क्या है? कविता बहुत लंबी है, सारी कविता में झांसी की रानी का चित्रण है। या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अपनी दान कविता पढ़ी होगी, एक लंबी कविता है। उस कविता के अंदर एक कथानक देखो, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि कथानक क्या था कि एक व्यक्ति पूड़ी लेकर मंदाकिनी नदी के पुल पर चढ़ रहा है। उसके नीचे वह बंदरों को पुए देता है, शिव जी की पूजा करता है, तिल और तंदुल माने चावल चढ़ाता है और फिर बंदरों में पुए बांट देता है। वहीं पर एक व्यक्ति बैठा है जो कई दिन से भूखा है, उसे नहीं देता। ये दान कविता के अंतर्गत है, लेकिन कथानक को हमने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत, इसलिए वह गीति काव्य कहलाता है। अब बच्चों इस काव्य परिचय के अंतर्गत आपके प्रश्न कैसे आते हैं? इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं वो इस तरह से आते हैं। सपोज मानो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य कहा जाए। सूरसागर किस प्रकार की काव्य रचना है? प्रबंध काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य या गीति काव्य। तो बच्चों ये श्रव्य काव्य है, ये गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आएगी, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है। और आएगी तो किस में आएगी? श्रव्य काव्य में या मुक्तक काव्य के अंतर्गत आएगी। इसी तरीके से और प्रश्न आएगा, जिस रचना को देख और सुनकर आनंद की अनुभूति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य कहलाती है, महाकाव्य कहलाती है, खंड काव्य कहलाती है या दृश्य काव्य कहलाती है? तो क्या कहलाती है? दृश्य काव्य कहलाती है। इसके बाद ऐसे ही आगे आ जाओ। प्रबंध काव्य, महाकाव्य किस काव्य खंड के अंतर्गत आता है? दृश्य काव्य में आता है, श्रव्य में आता है, प्रबंध में आता है या मुक्तक में आता है? तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार खंड काव्य का प्रश्न आ जाएगा, रश्मिरथी किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या मुक्तक काव्य? तो बच्चों इसमें आपको लिखना है खंड काव्य। ऐसे ही गीति काव्य है, जिस रचना को संक्षिप्त कविता के रूप में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? गीति काव्य। आज इस प्रकार से बच्चों आपके पद्य परिचय का भाग 2 पूरा हुआ। इसके आधार पर मैंने प्रश्न भी बता दिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से
अधिक इम्पोर्टेंट भाग नहीं है, लेकिन फिर भी यदाकदा इसमें से प्रश्न आ जाते हैं। अब बच्चों, इसी पद्य परिचय का जो तीसरा भाग होगा वह इसका अंतिम भाग होगा। उसकी वीडियो के माध्यम से आपका ये इस चैप्टर का शेष भाग अर्थात पद्य परिचय आधा भाग पूरा हो जाएगा और इसके बाद शुरू होगा आपका पद्य साहित्य इतिहास, जिसमें काल वर्गीकरण आप पढ़ेंगे। तो अभी इस पद्य परिचय की वीडियो का एक भाग और शेष रहता है, वह हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर इसके प्रश्नों को बनाएं और याद करें। मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से आपको पद्य साहित्य आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अच्छी प्रकार याद कर लेंगे। धन्यवाद।